सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में डेफिनेशन पॉइंट फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें हमें रसशास्त्र और भेषज कल्पना की डेफिनेशंस देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग रसशास्त्र की डेफिनेशन देखेंगे कि रस का मतलब क्या होता है। तो मैंने कल पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि रस का मतलब जो है वो हम पारद से लेते हैं रसशास्त्र में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रस की जो निरुक्ति है वो बतानी पड़ेगी, जो है रसनाथ सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते। ये जो रसशास्त्र के जो ग्रंथकार हैं रस रत्न समुच्चय, उन्होंने बताई है ये डेफिनेशन। रसनात् सर्वधातूनां रसः इत्यभिधीयते। इसका मतलब ये होता है कि जो रस का मतलब ये होता है पारद, और सर्वधातूनां रसः इत्यभिधीयते इसका मतलब ये होता है कि जो पारद होता है वो जितनी भी धातुएं होती है, मीन्स जो स्वर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग, ये जितनी भी धातुएं होती है उन सभी को भक्षण कर लेता है। भक्षण का मतलब होता है कि आत्मसात कर लेता है, यानी कि सारी जो धातुएं होती है उनको अपने में, उनके जो गुण होते हैं वो अपने में ले लेता है, और अपने जो अपना गुण जो होता है वो भी नहीं खोता है, प्लस जो उनके गुण होते हैं धातुओं के उनको भी अपने में ले लेता है। इससे जो रस की जो पोटेंसी होती है, जो वीरता होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो है पारद को रस की संज्ञा दी गई है। तो ये आपकी फर्स्ट में रुकती है। दूसरा, पारद के रस के बारे में ये भी कहा जाता है जरारुं मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमतः। इसमें जो जरा होता है, जरा मीन्स जो भी व्यक्ति, रस शास्त्र में ऐसा बताया हुआ है कि जो भी व्यक्ति रस यानी कि पारद का सेवन करता है या पारद की बनी हुई जो औषधियां हैं उससे उसका सेवन करता है, तो उसे जरा यानी कि जो वृद्धावस्था होती है, रोग, रोग मतलब कि जो रोग होते हैं, जो व्याधियां होती है वो नहीं आती है। और मृत्यु नाशाय, जरा रुक मृत्यु नाशाय, इसका मतलब कि वृद्धावस्था का भी नाश करता है, कि जो व्यक्ति जो है उसमें जो वृद्धावस्था है वो भी जल्दी नहीं आती है, उसमें जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उसका भी नाश करता है, प्लस मृत्यु, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है तो उसका भी नाश करता है। इसलिए बोला गया है जरा रुक मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमतः। ये भी जो निरुक्ति है वो रसरत्न समुच्चय ने बताई है। और अब आता है शास्त्र। तो शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। आप लोगों को पता होगा कि जिससे हमें किसी विषय का भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग बेसिकली शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रस शास्त्र पढ़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर पारद आदि जितनी भी धातु, रस है, उपरस है, धातुएं हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये शास्त्र में उनके बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे रस शास्त्र कहा जाता है। और ये याद रखना आप लोग कि रस शास्त्र का जो प्रमुख द्रव्य होता है वो होता है पारद। मीन्स पारद को ही सेंटर पॉइंट या पारद को ही लेकर इसमें सारी औषधियां बनाई गई है। लाइक आप आगे चल के जो सूत शेखर रस पढ़ेंगे उसमें जो सूत है, सूत मीन्स जो है, सूत जो होता है वो पारद का ही पर्याय होता है। और सेकंड आती है, अब हम लोग रसशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। तो क्या बताई गई है, रसतत्व समुच्चय ने बताया है रसो उपरस लोहानी यंत्रादि कर्माणि च शुद्ध्य अर्थमपि लोहानां तंत्रादि कराणि च शुद्धि सत्वं धृतिर्भस्मकरणं च प्रवच्यते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। रस उपरस लोहानी यंत्रादि कर्णानि च शुद्ध्यर्थमपि लोहानां तंत्रादि कर्णानि च शुद्धि सत्वम द्रुति भस्मीकरणम च प्रवक्ष्यते। ये रसरत्न समुच्चय ने बताया है। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी शास्त्र में रस, उपरस, महारस, साधारण रस, धातुएं, उपधातु, रत्न, उपरत्न, सुधा, क्षार, सिक्ता आदि, इन सभी का वर्णन किया है। हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो रस आता है, रस का मतलब जो होता है वो होता है यहाँ पे पारद। सो ये जो रस है इसका मतलब जो होता है पारद। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे महारस, उसमें जो 8 महारस बताए गए हैं, 8 उपरस बताए गए हैं, और 8 जो है वो साधारण रस बताए गए हैं। और उसके बाद में धातुएं भी बताई गई हैं। उपधातु है, रत्न है, सुधा, क्षार, क्षार में जो है वो 2 क्षार बताए गए हैं, सर्जिक क्षार और एक यव क्षार। सिक्ता पढ़ाएंगे हम आपको। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस भी शास्त्र के अंतर्गत रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु आदि, इन सभी का वर्णन किया गया है, उस शास्त्र को जो है वो रस शास्त्र बोलते हैं। दूसरा, इसमें वर्ग आदि का वर्णन किया गया है, वो भी विस्तार रूप से। दूसरा, यंत्र उपकरण की संरचना और उनके कार्य, मीन्स यंत्र यानी कि जो हम लोग भस्म बनाएंगे तो उसमें हम कौन से यंत्र का यूज करेंगे। दूसरा, अगर हम पारद जो है, पारद का निष्कासन करते हैं तो उसमें यदि जब हम पारद का निष्कासन करते हैं तो उसमें कौन से यंत्र का यूज करते हैं। लाइक मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि
पातन यंत्र का यूज़ करते हैं, तो वो यंत्रों के बारे में जिस शास्त्र में बताया गया है, उनकी संरचना मतलब वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या-क्या कार्य होते हैं। उसके बाद पारद का विस्तृत वर्णन है, जब हम जो अपना आपका जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र में, वो पारद है और पारद के ही बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे उसका संस्कार क्या होते हैं, उसका शोधन कैसे किया जाता है, मारण कैसे किया जाता है। सो उसकी यही बताया गया है कि जिसमें पारद का विस्तृत वर्णन किया है, लाइक जारना, मूर्छना आदि। उसके बाद धातुएं जो होती है, उपधातुएं जो होती है, रस, महारस, इन सब का जो शोधन होता है, मीन जो प्यूरिफिकेशन होता है, मारण आदि का जो वर्णन किया गया है, और धातु की शुद्धि, सत्व, द्रुति, भस्म आदि का विस्तृत वर्णन जिसमें किया गया है, उसको हम रसशास्त्र बोलते हैं। बेसिकली हम रसशास्त्र में रस, उपरस ये सब तो पढ़ते हैं, बट जो हमें रस और उपरस वगैरह जो हमें मिलते हैं प्रकृति से, वो हमें अशुद्ध रूप में मिलते हैं, इम्प्यूरिटीज रहती है उसमें, क्योंकि वो एक खनिज होता है, इसीलिए उनकी शुद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रस शास्त्र में बेसिकली रस, उपरस, धातुएं, जितने भी एलिमेंट्स है, उनकी शुद्धि कैसे करेंगे हम, उनका उनकी शुद्धि करके उनसे औषधियाँ कैसे बनानी है, उनकी औषधियाँ किन रत्नों के द्वारा बनानी है, ये सब का वर्णन किया गया है, इसीलिए हम इसे रस शास्त्र बोलते हैं। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब इसका जो मुख्य द्रव्य है, वो पारद है। इसलिए आपको ये श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। रस उपरस लोहानी यंत्रादि कर्णानि च शुद्धि अर्थम अपि लोहानाम तंत्रादि कर्णानि च शुद्धिम सत्वम द्रुति भस्मकरणम च प्रवक्ष्यते। सो ये श्लोक याद करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है रस शास्त्र की परिभाषा में। और ये मेनली रस शास्त्र का सिद्धांत भी यही बोलता है कि जो रस शास्त्र है उसके अंदर सारी चीजों का वर्णन है, और मेन जो मुख्य द्रव्य है वो पारद है। दूसरा आती है आपकी भेषज कल्पना। सो यहाँ पर जो वर्ड है भेषज, तो भेषज का मतलब जो है वो औषध होता है, इट मीन्स जो ड्रग होती है वो। अब आप यहाँ पर भेषज जो है हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक जो हम लोग औषधिया की जो कल्पनाएं बनाते हैं, जैसे कि चूर्ण हो गया, वटी हो गया, तो उसको भी हम औषध से ले सकते हैं। दूसरा जो हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमने त्रिफला बनाया है, तो त्रिफला तो एक त्रिफला को भी औषध के रूप में देख सकते हैं। और दूसरा जो त्रिफला में 3 चीज़ें यूज़ होती है, आमल की, विविध की, हरित की। ये तीनों चीज़ें जो यूज़ होती है, उसको भी हम लोग औषधि के रूप में ले सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भेषज है, उसका मेन मतलब है औषध। कल्पना का मतलब होता है बनाना, यानी कि कोई भी चीज़ का जो फॉर्मुलेशन किया जाता है या जो प्रिपरेशन की जाती है, लाइक हम लोग बोल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि हमने त्रिफला लिया, और त्रिफला जो है हमारे पास ये औषध हो गया। उसके बाद हमने जो इसका चूर्ण बनाया, तो जो चूर्ण बनाया गया है, तो चूर्ण की जो कल्पना है, मतलब चूर्ण हमने बनाया, तो इसको हम लोग कल्पना बोलेंगे, यानी कि भेषज कल्पना। तो हम भेषज कल्पना में यही पढ़ेंगे कि आपका चूर्ण, वटी, ये क्वाथ, कषाय, जो पंचविध कषाय कल्पना है, वो कैसी बनाई जाती है। सो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भेषज कल्पना के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर भेषज कल्पना की परिभाषा लिखिए, तो आपको सबसे पहले तो ये वर्ड डिफाइन करना है कि भेषज मतलब औषध होता है, कल्पना का मतलब होता है बनाना, मतलब कोई भी औषध को बनाना जो है वो भेषज कल्पना कहलाई जाती है। उसके बाद में इसकी जो व्युत्पत्ति है वो हम पढ़ेंगे। भ्रशे भय धातु, मतलब व्युत्पत्ति, यानी कि ये जो वर्ड है भ्रश, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से निकला है। मतलब भ्रशे भय धातु, इसका मतलब ये होता है कि जो भ्रेश धातु है उसमें अण प्रत्यय करने पर जो है वो भेष शब्द बना है। तो भेष शब्द कैसे बना है, भ्रेश धातु में अण प्रत्यय करने पर भेष शब्द बना है। और इसकी जो व्युत्पत्ति है वो बताई गई है भ्रशे भय धातु। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्याधि का भय, मतलब जो व्याधि के भय को नष्ट करता है, उसको हम लोग भेषज कल्पना बोलते हैं, या उसकी डेफिनेशन में आएगा आगे। और कल्पना, कल्पना की व्युत्पत्ति कैसे बताई गई है, कृप सामर्थ्य धातु से अच एवं घन प्रत्यय करने के द्वारा जो है कल्पना शब्द बना है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई। जो भेद शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, भ्रेश धातु में अण प्रत्यय करने से भेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसकी व्युत्पत्ति का जो अर्थ है भ्रशे भय धातु का व्याधि का भय, इसका जो है वो अर्थ होता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो भ्रेश भय धातु है ये इसकी भेषज कल्पना की उत्पत्ति है, और इसका अर्थ जो है वो ये है। उसके बाद कल्पना कैसे बना है, कल्पना की व्युत्पत्ति, तो कृप सामर्थ्य धातु से अच एवं घन प्रत्यय करने के द्वारा कल्पना शब्द बनता है। तो अब आती है बेसिकली भेषज कल्पना की परिभाषा। यहाँ पर आप लोगों को मेन जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला रसशास्त्र की निरुक्ति का, ये लर्न करना है। और दूसरा ये जो रसशास्त्र की परिभाषा है
वो याद करनी है। देन अब यहाँ पर जो भेषज कल्पना में मैंने ये पॉइंट बताया कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो आपको पढ़ना है। देन सेकेंड, ये जो भेषज कल्पना की जो परिभाषा है वो मैं पढ़ रही हूँ, वो हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये आपको याद होना इम्पोर्टेंट है। भेषम रोगभयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषजम। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। भेषम रोगभयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषजम। इसका मतलब ये होता है जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है या जिसके द्वारा रोग का भय दूर किया जाता है उसको हम लोग भेषज कहते हैं। और भेषज का जो भाव होता है, मतलब उसका जो कर्म होता है या जो उसका एक्शन होता है, उसको हम लोग भेषज कहते हैं। सो भेषज माने औषध होता है, तो अगर भेषज का जो एक्शन होता है या भाव होता है उसको हम लोग भेषज कहते हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके द्वारा हम लोग चिकित्सा करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, या जिसके द्वारा किसी भी रोग का भय कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी रोग को जो है वो ठीक किया जाता है, किसी भी रोग को दूर किया जाता है, उसको हम लोग भेषज बोलते हैं। और जो भेषज का भाव होता है उसको हम लोग भेषज बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड है, जिसके द्वारा किसी द्रव्य या वस्तु विशेष में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसको कल्पना कहते हैं। तो हमने पहले भेषज की डेफिनेशन देख ली कि क्या होता है, जिसके द्वारा किसी भी रोग को दूर किया जाता है, जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, उसको हम लोग भेषज बोलते हैं। और अब कल्पना पढ़ लेंगे, तो कल्पना यानी कि जिसके द्वारा किसी भी द्रव्य या वस्तु विशेष में भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग कल्पना कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मतलब इसका मतलब ये है कि हम कोई भी जैसे हमने त्रिफला का एग्जाम्पल लिया था, हम त्रिफला का चूर्ण बना रहे हैं, तो हमने जो चूर्ण बनाया, त्रिफला को हम ऐसे नहीं ले सकते डायरेक्ट जो रॉ फॉर्म में आता है, जैसे आमल की है, हम उसको चूर्ण फॉर्म में बनाएंगे तीनों को मिला के। तो जो चूर्ण हमने बनाया है वो कल्पना कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने चूर्ण बना के उसकी जो पोटेंसी है या जो उसकी वीर्यता है किसी भी रोग के अगेंस्ट या किसी डिसीज के अगेंस्ट वो बढ़ा दी। इसीलिए मतलब किसी भी डिसीज पर कार्य करने योग्य जब हम किसी चीज को बना देते हैं तो उसको कल्पना कहते हैं। वो जो प्रोसेस होती है वो कल्पना कहलाती है। देन सेकेंड आते हैं हम लोग, तो हमने दो डेफिनेशन देखी, एक रसशास्त्र की और एक भेषज कल्पना की। देन सेकेंड हम लोग आते हैं रसशास्त्र के इतिहास पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है, हो सकता है 5 नंबर में भी पूछा जा सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रसशास्त्र का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि आयुर्वेद में वेद और संहिता दो परंपराएं होती है। ठीक है, संहिताएं कितनी प्रकार की होती हैं? अपनी 3 जो संहिताएं हैं, बृहत्त्रयी जिसको हम बोलते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। तो आयुर्वेद में 2 प्रकार की परंपराएं थी, वेद और संहिता। इसका उल्लेख हमको मिलता है वेद परंपरा में। जैसे हम लोग संहिता जो परंपरा होती है, जैसे पहले ये पढ़ लेते हैं। वेद की परंपरा में रुद्र यानी कि भगवान शिव को रसशास्त्र का प्रथम भीषक माना है। लाइक आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो संहिता है उसमें चरक संहिता जो होती है, चरक और सुश्रुत संहिता 2 है। तो हम 2 संप्रदाय मानते हैं, जैसे एक धन्वंतरी संप्रदाय मानते हैं और एक आत्रेय संप्रदाय मानते हैं। तो जो धन्वंतरी संप्रदाय के लोग होते हैं वो शल्य चिकित्सा में अच्छे होते हैं या उनको शल्य चिकित्सक माना जाता है। और जो आत्रेय संप्रदाय के लोग होते हैं वो काय चिकित्सा में श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि वो जनरल मेडिसिन में श्रेष्ठ होते हैं। उसी प्रकार से जो वेद की परंपरा है उसमें भगवान रुद्र जो थे यानी कि भगवान शिव जो थे उन्होंने रसशास्त्र का प्रथम भीषक माना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रसशास्त्र का प्रथम भीषक किसको माना है। तो यानी कि रुद्र यानी कि भगवान शिव को माना है। इन्हीं को हम रस चिकित्सक भी कहते हैं। सेकंड आता है, जिस प्रकार आयुर्वेद में संहिताओं में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा कहा गया है, रस शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा भगवान शिव है को रुद्र कहा गया है। मतलब जिस प्रकार से आयुर्वेद में संहिताओं में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा बताया गया है, वैसे ही रसशास्त्र के प्रथम उपदेष्टा जो है वो भगवान शिव है। मतलब जैसे हम मानते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो आयुर्वेद का अवतरण है उसमें बताया होगा कि आयुर्वेद कहाँ से आया है, कि आयुर्वेद जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया था। देन दक्ष प्रजापति से फर्दर वो आगे अश्विनी कुमार, इंद्र आदि मतलब आगे तक के कंटिन्यू हुआ था। मतलब ये ऊपर देवलोक की बात थी, अब जो धरती पे आया था वो आगे फर्दर आयुर्वेद अवतरण में बताया है। तो जिस प्रकार से आयुर्वेद जो है वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था,
यानी कि आयुर्वेद के उपदेष्टा कौन हुए सर्वप्रथम? ब्रह्मा जी। उसी प्रकार से जो रस शास्त्र है उसके सर्वप्रथम उपदेष्टा जो है वो थे रुद्र यानी कि भगवान शिव हुए। ओके। सो उसके बाद क्या बताया गया? रस ग्रंथों में रस विद्या के प्रथम उपदेष्टा मतलब जो रस ग्रंथ बताए गए हैं, रस ग्रंथ जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, रस रत्न समुच्चय, रस वाग्भट, रस तरंगिणी, ये सारे जो हैं रस ग्रंथ हैं। आगे जो हम आपको पढ़ाएँगे उसमें जो रस विद्या है, मतलब रस ग्रंथों में बताया गया है कि जो रस विद्या थी यानी कि र रस शास्त्र की जो विद्या थी उसके जो प्रथम उपदेष्टा थे, यानी कि रस शास्त्र किसने सबसे पहले बताया है? तो ये एमसीक्यू में आता है, तो कौन ने बताया है? भगवान शिव यानी कि रुद्र। उसके बाद में बताया गया है कि वैदिक काल में मुख्य रूप में काष्ठ औषधि का प्रचलन था। साथ ही रसशास्त्र का स्वरूप भी उसी काल में आरंभ हुआ। मतलब पहले के ज़माने में बोला जाता था कि जो काष्ठ औषधि है, काष्ठ औषधि का मतलब कि जो मेडिसिन्स हमें पेड़-पौधों से मिलती है, श्रब से या हर्ब्स मतलब पौधों से मिलती है, उसको हम लोग काष्ठ औषधि बोलते हैं। तो वैदिक काल में पहले काष्ठ औषधि का ये प्रचलन था और उसी के साथ में जो है वो रस शास्त्र का भी उत्पत्ति हुई है या रस शास्त्र की जो उद्भव या बोलते हैं कि हम ओरिजिन बोल सकते हैं, वो कहाँ से हुआ है? तो वैदिक काल से। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रस शास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कहाँ कौन से काल से हुई है? तो रस शास्त्र की उत्पत्ति जो है वो वैदिक काल से हुई है। क्योंकि वैदिक काल की मुख्य औषधि कौन-सी थी? तो ये काष्ठ औषधि थी। और उसके बाद में बताया गया है कि वेद में चतुर्विध चिकित्सा मतलब जो वेद परंपरा थी उसमें बताया गया है कि 4 प्रकार की चिकित्सा होती थी। पहली थी अथर्वणी, दूसरी थी आंगिरसी, तीसरी दैवी और चौथी थी मनुष्यजा। इसमें से जो दैवी चिकित्सा है वो रस शास्त्र मतलब वो जो है वो रस शास्त्र से ही रिलेटेड थी या फिर रस चिकित्सा मतलब दैवी चिकित्सा कोई जो है वो रस चिकित्सा या फिर रस शास्त्र से कोरिलेट किया जाता है, ये रस शास्त्र से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जैविक चिकित्सा में उन्होंने पारद का वर्णन किया है और पारद हम रस शास्त्र में पढ़ते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे यही मेन पॉइंट है कि देवी चिकित्सा को ही रस चिकित्सा कहा गया है। दूसरा आता है रस शास्त्र में मुख्यतः 84 सिद्धों का वर्णन है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपके रस शास्त्र में कितने सिद्धों का वर्णन था, तो रस शास्त्र में कितने 84 सिद्धों का वर्णन था। सिद्धियाँ कितनी प्रकार से होती है? तो सिद्धियाँ जो है हम 8 प्रकार की पढ़ते हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लिद्धिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीकरण। जैसे सिद्धियाँ जो थी, सिद्धियाँ किसको प्राप्त होती है? तो सिद्ध पुरुषों को प्राप्त होती है। तो कितने सिद्ध पुरुष थे? तो 84 सिद्ध पुरुष बताए हैं और सिद्धियाँ कितनी होती है? 8 कौन-कौन सी? अनिमा, महिमा, गरिमा, लिद्धिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीकरण। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि मंत्र तंत्र को ही सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना है। मतलब जो मंत्र विद्या थी और जो तंत्र विद्या थी उसी को सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना है। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे जो साधु होते हैं या ऋषि-मुनि होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं या बहुत सारे मतलब तंत्र तंत्र बहुत सारे तंत्र पढ़ते हैं। तंत्र का मतलब होता है बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे मंत्रों को याद करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उसका जाप करते हैं, तो उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसलिए बताया गया कि मंत्र और तंत्र को ही सिद्धि की प्राप्ति का साधन माना है। दूसरा क्या बताया? आचार्य चरक ने योगियों को सिद्ध करने वाले 8 प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, जो कहाँ किया गया है? चरक शास्त्र चरक शारीर 1 में। मतलब चरक का जो शारीर स्थान अध्याय 1 था, उसमें आचार्य चरक ने योगियों को सिद्ध करने वाले 8 प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन किया है। मतलब क्या? कि हमें 8 प्रकार के ऐश्वर्यों को ही सिद्ध करना है। इसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है। कहाँ किया है? तो चरक शारीर 1 में, अध्याय 1 में। उसके बाद रोग शास्त्र में तप, ज्ञान, समाधि के साथ औषधि को भी सिद्ध प्राप्ति का साधन माना गया है। ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। औषधियों में रस शास्त्र में प्रमुख द्रव्य पारद का सर्वप्रथम वर्णन है। वर्णन लिख लेना आप लोग यहाँ पर। सो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। औषधियों में रस शास्त्र में प्रमुख द्रव्य पारद का स्थान सर्वप्रथम दिया गया है या पारद का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। उसके बाद तंत्र शब्द चरक चिकित्सा में आयुर्वेद विद्या सूत्र आदि शब्दों के पर्याय के रूप में माना गया है। मतलब तंत्र शब्द कहाँ लिया गया है? कहाँ से आया है? तो तंत्र शब्द जो है वो चरक संहिता में आयुर्वेद विद्या या सूत्र आदि शब्द जो होते हैं
उसके पर्याय के रूप में माना गया है। मतलब जो जो सूत्र बताए गए हैं आचार्य चरक ने, जैसे कि अगर आप लोग रक्त पित्त ले ले, तो रक्त पित्त का जो चिकित्सा सूत्र बताया गया है, प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्तम। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिमार्ग यानी कि जिस मार्ग से रक्त पित्त में रक्त का स्राव होता है, उसके विपरीत मार्ग की चिकित्सा करते हैं। तो ये सूत्र हो गया। तो इसमें ये बताया है, तो ये तो चरक संहिता जो है उसमें जो सूत्र, विद्या, आयुर्वेद, ये जो शब्द है, इसके जो पर्याय के रूप में तंत्र शब्द को माना है। और मंत्र का संबंध किससे बताया गया है? ब्रह्मा जी से। और तंत्र का संबंध किससे बताया गया है? शिव जी से। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में दो संप्रदाय होते हैं। एक होता है जैसे आयुर्वेद में दो संप्रदाय होते हैं, एक धन्वंतरी संप्रदाय होता है और एक अपना आत्रेय संप्रदाय होता है। उसी प्रकार से दो प्रकार के संप्रदाय जो है वो रसशास्त्र में भी होते हैं। कौन से होते हैं? सिद्ध संप्रदाय और एक होता है नाथ संप्रदाय। सो रस शास्त्र में प्रथम आचार्य, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दो प्रकार के संप्रदाय हम लोग रस शास्त्र में देखते हैं। एक होता है सिद्ध संप्रदाय, एक होता है नाथ संप्रदाय। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। रस शास्त्र के प्रथम आचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। रस शास्त्र के प्रथम आचार्य नागार्जुन भी नाथ संप्रदाय एवं 84 सिद्धों में से एक थे। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि रस शास्त्र के प्रमुख आचार्य कौन थे। ये दिया है। रस शास्त्र के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो आचार्य रागार्जुन थे। तो रस शास्त्र किसका मतलब, रस शास्त्र में हम लोग किसको फॉलो करते हैं? तो बेसिकली हम लोग नागार्जुन को फॉलो करते हैं। तो रस शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? नागार्जुन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चरक संहिता के आचार्य कौन थे, तो मेन जो प्रतिसंस्करण किया था वो चरक जी ने किया था। सुश्रुत संहिता के कौन है? तो जो वृद्ध सुश्रुत थे उनको बोलते हैं हम लोग। वैसे ही रस शास्त्र जो है उसमें प्रथम आचार्य जो है वो नागार्जुन थे। और वो भी काय से बिलोंग करते थे? तो वो नाथ संप्रदाय के थे और 84 सिद्धों में से एक थे। मतलब जो 84 सिद्धों का वर्णन किया गया है उसमें से ही एक जो है वो नागार्जुन थे। और नागार्जुन कौन थे? तो वो रस शास्त्र के प्रथम आचार्य थे और ये नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते थे। सेकंड आता है, सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ थे जो स्वयं शिव स्वरूप थे। मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो आनंद करता थे, मतलब जो एक रस ग्रंथ के राइटर थे, उन्होंने ऐसा बताया है कि टोटल रस शास्त्र में 9 नाथ होते हैं और 16 सिद्ध बताए हैं उन्होंने। उनके अकॉर्डिंग जो है 9 नाथ होते हैं और 16 सिद्ध होते हैं। उसमें से उन्होंने प्रथम नाथ जो है वो आदिनाथ को माना है। आदिनाथ मतलब अपन बोलते हैं ना भगवान शिव, भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है। तो उन्होंने सभी नाथों में प्रथम किसे माना है? आदिनाथ को। क्यों? क्योंकि जो रस शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा थे वो कौन थे? भगवान रुद्र यानी कि शिव। तो इसमें जो सभी नाथ है उनमें प्रथम कौन होगा? आदिनाथ यानी कि शिव जी। उसके बाद में जो द्वितीय नाथ थे वो कौन थे? नागार्जुन। क्यों? क्योंकि नागार्जुन जो थे रस शास्त्र के प्रमुख आचार्य थे। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट याद रखना है कि रस शास्त्र के जो प्रमुख उपदेष्टा है वो है आदिनाथ। इसका मतलब होता है भगवान शिव यानी कि रुद्र। और जो रस शास्त्र के प्रथम आचार्य थे वो कौन थे? तो नागार्जुन थे। अब यहाँ पे हम दो संप्रदाय जो हमने बताए थे कि रस शास्त्र में दो संप्रदाय को फॉलो करते हैं, एक सिद्ध संप्रदाय होता है और एक नाथ संप्रदाय होता है। ये है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय क्या थे? जो लोग भगवान शिव के समान कानों में कुंडल डाल डालने लगे थे। मतलब जो लोग बेसिकली उस टाइम पे जो लोग रहे होंगे, जैसे भगवान शिव के मूर्ति में आप लोग ने देखा होगा या फोटो में देखा होगा कि भगवान शिव के कानों में जो कुंडल थे, उसी प्रकार के कुंडल जो लोग डालते थे अपने कानों में उनको क्या बोला जाता था? नाथ संप्रदाय। और सिद्ध संप्रदाय किसको बोला जाता था? जो भगवान शिव की तरह कपाल या मुंडों की माला, कपाल का मतलब होता है जो मुंड होते हैं उसकी मुंडों की माला लेकर या धारण करके घूमते थे। तो सिद्ध संप्रदाय वाले कौन थे? जो शिव जी के ही तरह कपाल यानी कि जो मुंडों की माला होती है उसको धारण करके घूमते थे। उसको हम लोग सिद्ध संप्रदाय के लोग बोलते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता था? कपालिक। ओके। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पारद का संबंध जो होता है वो बताया गया है कि शिव जी से है। क्यों? क्योंकि पारद जो होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पारद जो होता है उसको शिव का वीर्य कहा जाता है। तो पारद का संबंध यहाँ पर किससे है? तो
शिव जी से है, क्योंकि पारत जो है उसको शिव का वीर या फिर शिव का शुक्र कहा जाता है, भगवान शिव का। इससे एक स्टोरी भी, इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है कि कैसे पारत की उत्पत्ति हुई थी, वो हम पारत प्रकरण में पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो अभ्रक है, अभ्रक किसे बोलते हैं, तो अभ्रक जो होता है वो बेसिकली महारस में आता है। तो महारस में जो 8 महारस का वर्णन किया गया है उसमें एक जो है पहला वाला अभ्रक होता है। तो अभ्रक का संबंध कैसे बताया गया है, पार्वती जी से, मतलब पार्वती जी का आर्तव जो होता है उसको अभ्रक कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको आज क्लियर होनी चाहिए कि पारत का संबंध शिव जी से है, मतलब पारत को शिव का शुक्र कहा जाता है, और अभ्रक जो होता है, अभ्रक का संबंध पार्वती जी से है, मतलब अभ्रक को जो है वो पार्वती का आर्तव कहा जाता है। उसके बाद सूक्ष्म दृष्टा ऋषि ने पारत और आत्मा को समान माना, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। प्राचीन आचार्यों ने रस विद्या के 3 प्रकार माने हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो पहले के आचार्य थे उन्होंने रस विद्या जो है उसके 3 प्रकार माने हैं। पहला है धातुवाद, दूसरा है देहवाद, तीसरा है चिकित्सावाद। धातुवाद का मतलब होता है कि पहले जो धातुएँ बनाई जाती थी, वो जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र, इन सब से जो चीज़ें बनाई जाती थी, उसमें भी जो है वो रस विद्या इम्पोर्टेंट थी। दूसरा आता है देहवाद। देहवाद यानी कि जो पहले के टाइम पे आप लोगों ने अ, रामायण में देखा होगा कि जो राक्षस होते हैं, रामायण या फिर और भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, कि जो राक्षस लोग होते हैं, वो बेसिकली पारत को इस तरीके से सिद्ध करते थे, मतलब जो मर्क्यूरी होता है उसको इस तरीके से सिद्ध करते थे और उसका सेवन करते थे कि जिसमें उनके अंदर जो है वो दिव्य शक्ति आ जाती थी, जिससे वो हवा में उड़ने लगते थे या फिर कभी भी गायब हो जाते थे, कभी भी अपने शरीर को बड़ा या कभी भी अपने शरीर को छोटा कर लेते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो देहवाद के अंदर आती है, मतलब उन्होंने अपने खुद के लिए जो है, जो उनके पास सुपर पावर थी, वो पारत का सेवन करने से ही आती थी। दूसरा है तीसरा है चिकित्सावाद। तो चिकित्सावाद कैसे, कि जो हम रस औषधियों, मतलब जो पारद, रस, महारस, उपरस आदि से जो हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, जो औषधियाँ बनाते हैं, उसके लिए भी जो है उन्होंने बताया है कि ये रस विद्या के अंदर आता है। तो 3 चीज़ें जो है प्राचीन आचार्यों ने रस विद्या के 3 प्रकार माने हैं, धातुवाद, देहवाद और चिकित्सावाद। धातुवाद में जो हम लोग धातुओं को का शोधन मारण वगैरह करते हैं, या जो धातुओं की जो चीज़ें बनती हैं, वो सब बताया है। देहवाद मतलब जो लोग अपने खुद के देह के लिए, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स जो होती है, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता था, वो भी रस विद्या का। तीसरा है चिकित्सा, मतलब आज के डेट में जो हम किसी भी चीज़ में, लाइक सूत का रस है, रस कर्पूर है, इन सब चीज़ों का जब हम निर्माण करते हैं, तो उसमें वो सब जो है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ में हम लोग देते हैं। तो इसमें ये चिकित्सावाद हो गया। तो रस विद्या का प्रयोग चिकित्सावाद में भी किया गया है, मतलब चिकित्सा में भी किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी डिसीज़ेज़ ऐसी है जिसमें हम लोग लाइक आरोग्यवर्धिनी वटी है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी जो है हम लोग कुष्ठ में देते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी वटी का भी जो कंटेंट है उसमें आधी तो रस औषधियाँ मिली है, लाइक ताम्र की भस्म मिली है उसमें, अभ्रक भस्म मिली हुई है, तो ये सारी चीज़ें रस शास्त्र की ही है। इसीलिए चिकित्सावाद में भी रस विद्या का प्रयोग किया जाता है। अब बताया है रस विद्या के आचार्य कौन थे? तो रस विद्या के प्रमुख आचार्य जो थे, वो मैंने बताया था कि वो कौन थे? नागार्जुन थे। रस विद्या के उपदेष्टा भगवान शिव थे, यानी कि रुद्र, और रस विद्या के जो, या रस शास्त्र के जो प्रमुख या प्रथम आचार्य थे, वो नागार्जुन थे। तो नागार्जुन जो थे वो भी 3 बताए गए हैं इसमें, प्रथम नागार्जुन, द्वितीय नागार्जुन, तृतीय नागार्जुन, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग रस शास्त्र का इतिहास आता है, तो ये पॉइंट आपको लिखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रथम नागार्जुन कौन थे? तो प्रथम नागार्जुन का काल इम्पोर्टेंट है। प्रथम नागार्जुन का काल क्या था? 100 वर्ष पूर्व, सॉरी। प्रथम नागार्जुन का जो काल था, वो 100 वर्ष पूर्व का था, मतलब 100 साल पहले के थे प्रथम नागार्जुन। इनका नाम क्या था? दार्शनिक नागार्जुन। निवास क्या था? तो ये त्रिशैल पर्वत पर निवास करते थे। और दूसरा इनका कार्य क्या था, मतलब ये किसमें इनको सिद्धि प्राप्त थी? तो ये मायूरी विद्या के ज्ञाता थे। इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लेना आप लोग। ये र है, मायूरी, ठीक है? सो प्रथम नागार्जुन का काल क्या था? 100 वर्ष पूर्व। नाम क्या था? तो दार्शनिक नागार्जुन नाम था प्रथम नागार्जुन का। निवास क्या था? तो त्रिशैल पर्वत पर ये निवास करते थे। और दूसरा इनको क्या सिद्धि प्राप्त थी? तो ये मायूरी विद्या के ज्ञाता थे। मायूरी विद्या का मतलब ये होता, मतलब मायूरी विद्या जो है वो हम लोग पारत के प्रकरण में पढ़ेंगे। और दूसरा है द्वितीय नागार्जुन। द्वितीय नागार्जुन का काल क्या था? तो 8th सदी था, मतलब 8वीं शताब्दी, ठीक है? और ये कौन थे? तो ये नालंदा मठ के शिष्य थे, और ये भी मायूरी विद्या के ज्ञाता थे, ठीक है? इसको त कर लेना आप लोग, ओके?
द्वितीय नागार्जुन का काल क्या था? ये 8वीं शताब्दी था, नालंदा मठ के शिष्य थे ये और मायूरी विद्या के ज्ञाता थे। कार्य क्या था, इन्होंने क्या काम किया था, किसके लिए फेमस हुए थे? तो पारद को सिद्ध करके स्वर्ण बनाकर जो अपने राज्य की दरिद्रता थी उसको दूर करी थी। दरिद्रता यानी कि जो गरीबी थी अपने राज्य की उसको दूर की थी। थर्ड है तृतीय नागार्जुन। ये कौन थे? इनका काल क्या था? तो ये 9वीं शताब्दी के थे, ठीक है? इनका कार्य क्या था? तो ये सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता थे। जो सुश्रुत संहिता है उसके उपदेष्टा कौन थे? सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा जो है वो भगवान धन्वंतरी थे। उसके तंत्रकर्ता कौन थे? मतलब सबसे पहले किसने तंत्र लिखा है? तो वो वृद्ध सुश्रुत थे। उसके बाद प्रति संस्करण किसने किया? तो वो जो है सुश्रुत ने किया था। तो इन्हीं को जो है तृतीय नागार्जुन बोला जाता है। तो हमें कौन से याद रखना है? हमारे लिए फर्स्ट वाले नागार्जुन इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस शास्त्र में 3 प्रमुख आचार्य थे। एक ही प्रमुख आचार्य थे जो जो 3 प्रकार के थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नागार्जुन। प्रथम नागार्जुन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। इनका काल क्या था? तो 100 वर्ष पूर्व थे ये। नाम इनका दार्शनिक नागार्जुन था और निवास स्थान त्रिशैल पर्वत था और मायूरी विद्या के ज्ञाता थे। उसके बाद में द्वितीय नागार्जुन, इनका काल था 8वीं शताब्दी। नालंदा मठ के शिष्य थे। एक मठ था जिसको हम नालंदा मठ बोलते हैं, वहां पर ये शिष्य थे। उसके बाद मायूरी विद्या के ज्ञाता ये भी थे। उसके बाद इनका कार्य क्या था? तो इन्होंने पारद को सिद्ध करके स्वर्ण बनाया, मतलब पारद से ही स्वर्ण निर्माण किया और अपने राज्य की दरिद्रता को दूर किया। कार्य इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तृतीय नागार्जुन 9वीं शताब्दी था। कार्य जो है सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता थे। उसके बाद में आता है भेषज कल्पना का इतिहास। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। अगर कभी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का इतिहास लिखिए, तो आप सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि रस शास्त्र में जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं। पहला तो ये पॉइंट है, सेकेंड वाला ये सेकेंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, देन थर्ड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और ये ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये वाला। देन ये रस शास्त्र में कितने सिद्धों का वर्णन है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कितने संप्रदाय थे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रमुख आचार्य कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। देन प्राचीन आचार्यों ने रस विद्या के कितने प्रकार माने हैं। उसके बाद रस विद्या के प्रमुख आचार्य कितने प्रकार के थे, नागार्जुन, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब आता है भेषज कल्पना का इतिहास। सो भेषज कल्पना का इतिहास जो है वो चारों कालों में हम पढ़ेंगे। वैदिक काल, संहिता काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वैदिक काल में ही याद रखना, वैदिक काल में ही रस शास्त्र की भी उत्पत्ति हुई थी। वैदिक काल में क्या बताया गया है? भेषज कल्पना का लिखित इतिहास वेदों में बताया गया है। प्राचीन वेदों में औषध एवं आहार का प्रचुर मात्रा में वर्णन है। मतलब चाहे हमारे जो वेद बताए गए, वेद कितने बताए गए? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक 4 वेद बताए गए हैं बेसिकली। और इसमें क्या बताया गया? 3 युग पूर्व देवताओं ने 107 औषधियों का वर्णन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी औषधियों का वर्णन किया गया था। तो 3 युग पूर्व 107 औषधियों का वर्णन किया गया, जिसमें सोम देवताओं को प्रमुख माना गया। यह औषध का राजा है। मतलब जो सोम था, जिसमें सोम देवताओं को प्रमुख माना गया और जो औषध का राजा है। सोम किसको बोलते हैं हम? सोम का कोरिलेशन जो है वो चंद्रमा से किया जाता है, क्योंकि जितनी भी औषधियां होती है हमारी वो सौम्य स्वरूप की होती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो औषधियों के राजा है वो कौन होते हैं? राजा चंद्रमा। औषध के राजा कौन है? तो राजा चंद्रमा है। ओके। और इसीलिए जब हम औषधियों का कलेक्शन करते हैं तो राजा चंद्रमा जो है उनकी परमिशन लेने का बोला गया है अपने शास्त्र में। और इसमें थर्ड पॉइंट है, वेदों में सोम रस निर्माण का वर्णन नहीं दिया गया है, अतः यह स्वरस कल्पना का संकेत देता है। मतलब जो हमारे वेद थे उसमें सोम रस निर्माण किया गया था। सोम रस एक तरीके का बोल सकते हैं कि अल्कोहल टाइप ही था। तो वेदों में जो सोमरस का निर्माण है उसका वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि सोमरस जो है वो एक तरीके का स्वरस कल्पना के ही अंतर्गत आता है। जहाँ चोट घाव हो वहां लाक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, एवं इस प्रकार यह कल का कल्पना है जिसका उल्लेख वेदों में है। मतलब पहले ऐसा बताया था कि जो जैसे हम लोग
अगर हम शास्त्र में ही देखें तो रामायण में जो लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तो जो बाण लगा था उसको निकाल के, मतलब बाण को निकाल कर जो उसकी औषधि थी वो थी संजीवनी बूटी। तो जो वैद्य थे उन्होंने संजीवनी बूटी को पीस कर उसकी चटनी बनाई थी। कल्क का मतलब यहाँ पर चटनी है, तो चटनी टाइप मतलब लेह आहार, चाटने योग्य टाइप जो है, तो कल्क, तो उन्होंने जो औषधि थी संजीवनी बूटी उसका कल्क बनाया, और जहां पर उन्हें बाण लगा था वहां पर लगाया भी था और कुछ खिलाया भी था बेसिकली। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जहाँ चोट का घाव हो, चोट या फिर घाव लगी हो, वहाँ लाक्षा का प्रयोग है, लाक्षा रस, लाक्षा का रस भी बनता है, भेषज कल्पना में पढ़ेंगे, तो वहाँ लाक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिनोट करता है कि उन्होंने लाक्षा का कल्क यूज किया था। इसका मतलब ये था कि भेषज कल्पना का उपयोग जो है वो वैदिक काल से ही चलते आ रहा है, ये यहाँ पे बताना ही चाहते हैं। उसके बाद में आता है संहिता काल। तो आयुर्वेद में जो चरक, सुश्रुत, काश्यप संहिता, चरक जो है वो अपने चिकित्सा बताते हैं, और सुश्रुत जो है उन्होंने शल्य में बताया होगा कि क्या चिकित्सा करनी है, और जो काश्यप है उन्होंने जो बच्चे हैं मतलब बाल रोग है उसमें बताया होगा कि क्या चिकित्सा करनी है या किस तरीके से औषधि हमको देनी है। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता में प्रथम स्थान दिया है किसको? भेषज कल्पना को। ठीक है, चरक ने पंचविध कषाय कल्पना में वर्णन किया है, पंचविध कषाय योनि का वर्णन भी दिया है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने क्या किया है? पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया है। और पंचविध कषाय योनि जो होती है, मतलब पंच कषाय जो योनियां होती है वो हम पढ़ाएंगे आपको भेषज कल्पना में, तो उसका भी वर्णन किया है। तो आपको यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए कि भेषज कल्पना में मुख्य 5 कल्पनाएं कौन सी है? स्वरस, कल्क, श्रत, श्रित और फांट। कल्क जो ये श्रत जो है ये क्वात है, क्वात का ही पर्याय जो है वो श्रत होता है। स्वरस, कल्क, क्वात, हिम और फांट, हिम जो है वो शीत का पर्याय होता है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने क्या किया है? पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया है। और पंचविध कषाय कल्पना कौन सी है? तो स्वरस, कल्क, श्रत, श्रित और फांट। मतलब बेसिकली श्रत को उन्होंने, क्वाथ को उन्होंने श्रत बता दिया है, और हिम को उन्होंने शीत बता दिया है। और ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। और उन्होंने पंच कषाय योनिया का प्रयोग किया है। इसके बाद क्या है? पंचविध कषाय कल्पनाओं का प्रयोग व्याधि एवं रोग के बल पर निर्भर है, ये ऐसा आचार्य चरक बताते हैं कि जो रोगी होता है उसका बल कितना है, उसका रोग मतलब उसका व्याधि कितनी, मतलब कितना स्ट्रांग है, उसका जो व्याधि है वो बड़ी है या छोटी है, क्रोनिक है या कम है, मतलब उसका जो व्याधि का प्रभाव है वो कम है, उस पर निर्भर करता है। चरक संहिता में कितनी कल्पनाओं का वर्णन है ये इंपॉर्टेंट है। तो चरक संहिता में कुल 128 कल्पनाएं बताई गई है। सो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि आचार्य चरक संहिता में, आचार्य चरक ने चरक संहिता में भेषज कल्पना को प्रथम स्थान दिया है। इसमें पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन है। दूसरा, इसमें टोटल चरक संहिता में 128 कल्पनाएं बताई गई है। उसके बाद आज सुश्रुत संहिता, और सुश्रुत संहिता के द्वितीय अध्याय में, ठीक है, सुश्रुत संहिता के द्वितीय अध्याय जो है, सुश्रुत संहिता के द्वितीय अध्याय जो है उसमें 6 प्रकार की कल्पनाएं बताई गई। ये आपको याद रखना है कि आचार्य चरक ने 5 कल्पनाएं बताई थी, आचार्य सुश्रुत ने कितनी कल्पनाएं बताई है? स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट और क्षीर कल्पना। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने कौन सी एक्स्ट्रा कल्पना मानी है? तो आचार्य सुश्रुत ने क्षीर कल्पना एक्स्ट्रा मानी है। क्षीर मतलब जो दूध का यूज करके, जो मिल्क का यूज करके हम लोग कल्पनाएं बनाएंगे, जो प्रिपरेशन बनाएंगे, जैसे कि अर्जुन क्षीर पाक होता है एग्जाम्पल, मतलब उसमें अर्जुन और दुग्ध का प्रयोग किया जाता है, गोदुग्ध का। तो ये जो कल्पनाएं हैं उनका वर्णन किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने। तो आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की कल्पनाएं बताई है: स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट और क्षीर कल्पना। तो इसमें कौन सी एक्स्ट्रा कल्पना है? क्षीर कल्पना। उसके बाद आचार्य काश्यप जो है उन्होंने कितने प्रकार की कल्पनाएं बताई हैं? तो आचार्य काश्यप ने 7 प्रकार की कल्पनाएं बताई हैं, जिसमें आता है स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, चूर्ण और अभिशव। अभिशव आप लिख लेना, अभिशव जो है वो एक तरीके का मध्य कल्पना ही होती है। यहाँ मैं लिख रही हूँ। ओके, सो अभिशव क्या होता है? तो एक तरीके की मध्य कल्पना होती है ये।
होप सो आप विजिबल हो अच्छे से। सो काश्यप संहिता में कितने प्रकार की कल्पना बताई है? तो काश्यप संहिता में 7 प्रकार की कल्पनाओं का वर्णन है, जिसमें आता है स्वरस, कल्प, क्वाथ, शीत, फांट, चूर्ण और अभिशव। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काश्यप संहिता में कौन सी 2 एक्स्ट्रा कल्पनाओं का वर्णन किया गया है? तो पहली है चूर्ण कल्पना और दूसरी है अभिशव कल्पना। अभिशव यानी कि मध्य कल्पना के अंतर्गत आती है वो भी। सो यहाँ पर मेन आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से देखा जाए तो। पहला है कि चरक संहिता में कितनी कषाय कल्पना का वर्णन है? तो 5 कषाय कल्पना का वर्णन है। और सुश्रुत संहिता में कितनी कल्पना का वर्णन है? तो सुश्रुत संहिता में 6 कल्पनाओं का वर्णन है। एक्स्ट्रा जो है वो क्षीर कल्पना मानी है। और काश्यप संहिता में कितनी कल्पनाओं का वर्णन है? तो काश्यप संहिता में 7 कल्पनाओं का वर्णन है, जिसमें चूर्ण और अभिशव कल्पना यानी कि मध्य कल्पना एक्स्ट्रा मानी गई है। उसके बाद में मध्यकाल एवं शास्त्रीय काल में क्या फाइंडिंग्स मिलती है भेषज कल्पना की? इस काल में खनिज द्रव्यों का विकास हुआ, जिसमें खनिज द्रव्यों का शोधन पाटन हुआ। वत्सनाभ का उल्लेख है। वत्सनाभ क्या होता है? वत्सनाभ का बॉटनिकल नेम एकोनाइटम फेरोक्स है। वत्सनाभ एक ड्रग होती है जो कि विष के अंतर्गत आती है। और इस काल में खनिज द्रव्यों का विकास हुआ। मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो रसशास्त्र की भी जो चीज़ें थी, जो मतलब वत्सनाभ था, तो वत्सनाभ का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये है कि वत्सनाभ से उनने औषधियाँ बनाई, उसका शोधन किया है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं वत्सनाभ से भी मेडिसिन्स बनाई जा रही थी उस टाइम पे। तो ये मध्यकाल में ये से वत्सनाभ से हमको ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे भी भेषज कल्पना का कुछ ना कुछ तो ये फाइंडिंग्स रही होगी। चक्रदत्त इसमें सभी संहिताओं का उल्लेख है। इसमें परपटी कल्पना का उल्लेख है, जिससे कदलीपत्र पर चपटा कर बनाया जाता है। ओके, तो चक्रदत्त टीका जो थी, चक्रदत्त टीका में और इवन सभी जो संहिताएं हैं उसमें जो है वो परपटी कल्पना का वर्णन किया गया। परपटी कल्पना जो होती है वो हम बताएंगे आगे, रसशास्त्र में बताएंगे उसको। और परपटी कल्पना कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि परपटी कल्पना जो है कदली पत्र पर चपटा करके बनाया जाता है। तो परपटी में क्या होता है? बेसिकली एक रसशास्त्र में एक टर्म आएगा आपको, कज्जली। कज्जली कैसे बनाई जाती है? तो पारद और गंधक जो होता है, या पारद या कोई भी और एलिमेंट, मेन इसमें पारद होता है, बाकी दूसरा एलिमेंट आप ले सकते हो। उसमें उन दोनों को खल्व यानी कि जो खरल होता है, मोर्टार जिसको हम बोलते हैं, उसमें अच्छे से मर्दन किया जाता है। मर्दन करके हमको एक काजल जैसा द्रव्य मिलता है, उसको हम लोग कज्जली बोलते हैं। उस कज्जली को घी में डालकर भूजा जाता है और फिर जो है ये परपटी का निर्माण किया जाता है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी बाद में। सो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि मध्यकाल में वत्सनाभ का वर्णन मिलता है और वत्सनाभ का शोधन भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि भेषज कल्पना में मतलब उस टाइम पे भी भेषज कल्पना का वर्णन रहा होगा। उसके बाद में शारंगधर संहिता। शारंगधर संहिता में क्या बताया गया है? शारंगधर मिश्र द्वारा, मतलब आचार्य शारंगधर संहिता के लेखक कौन थे या तंत्रकर्ता कौन थे? तो शारंगधर मिश्र थे। शारंगधर मिश्र द्वारा 14 शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया, मतलब शारंगधर से। और मेन आपको ये चीज याद रखनी है कि रस शास्त्र में हम लोग बेसिकली नागार्जुन जो है हमारे मुख्य आचार्य थे। जैसे हम लोग चरक संहिता में आचार्य, जैसे हम लोग काय चिकित्सा की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली चरक को फॉलो करते हैं। और सुश्रुत संहिता की बात कर जितने भी हम लोग शल्य से रिलेटेड बातें करते हैं उसमें हम लोग सुश्रुत को फॉलो करते हैं। मतलब जितने भी शल्य से साध्य रोग होते हैं, चाहे अर्श हो, भगंदर हो या कोई भी चीज हो, तो हम उसमें सुश्रुत जी को फॉलो करते हैं या सुश्रुत संहिता से ही रेफरेंस लेते हैं या उसकी ही चिकित्सा फॉलो करते हैं। सिमिलरली काय चिकित्सा जो होती है उसमें हम लोग चरक जी को फॉलो करते हैं। अगर हमें निदान पढ़ना हो किसी भी व्याधि का तो हम माधव को फॉलो करते हैं। मतलब निदान किसका स्टेट है? तो माधव निदान का श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग भेषज कल्पना की जब बात करेंगे तो हम लोग आचार्य शारंगधर, मतलब हम शारंगधर संहिता का ही रेफरेंस लेंगे हमेशा। तो भेषज कल्प जैसे द्रव्य गुण में हम लोग आचार्य भाव प्रकाश का लेते हैं, जो भाव प्रकाश निघंटु है उसी का रेफरेंस लेते हैं। उसी तरीके से जब हम भेषज कल्पना पढ़ते हैं या आप लोग भी जब पढ़ोगे तो भेषज कल्पना में केवल शारंगधर जो है आचार्य शारंगधर उनका रेफरेंस लेके हमको पढ़ना है। तो मेनली जितना भी भेषज कल्पना का जो वर्णन है अच्छी से वो आचार्य शारंगधर ने ही किया है। तो शारंगधर मिश्र द्वारा 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया। मतलब शारंगधर संहिता का काल क्या है?
शारंगधर संहिता कौन से काल में लिखी गई? तो 14वीं शताब्दी में लिखी गई। फिर शारंगधर संहिता में भेषज कल्पना की आधारभूत संहिता, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना आपको कि जो भेषज कल्पना है उसमें हम लोग आचार्य शारंगधर जो है उनको ही रेफरेंस लेंगे, शारंगधर संहिता का ही रेफरेंस लेते हैं। तो शारंगधर संहिता में भेषज कल्पना की आधारभूत सिद्धांत है। ये मैं काट देना, सॉरी। शारंगधर संहिता जो है भेषज कल्पना का ही जो है वो एक आधारभूत सिद्ध, उसमें भेषज कल्पना को ही लिया गया है। भेषज कल्पना उसका सेंटर पॉइंट है, उसको आधारभूत संहिता मानकर ही शारंगधर संहिता जो है वो लिखी गई है। उसके बाद स्वरस कल्क फांट हिम कल्क चूर्ण वट्टी अवलेह घृत तेल आसवरिष्ठ आदि का वर्णन है। मतलब शारंगधर संहिता में कंप्लीट जितना भी भेषज कल्पना में हम पढ़ रहे हैं वो जितना भी लिया गया है, भेषज कल्पना तो एक बुक है भेषज कल्पना की, बट इसका जो कंटेंट या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब किससे लिया गया है? शारंगधर संहिता से। सो उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में क्या होता है? आधुनिक काल हमें पता है 16वीं शताब्दी के बाद का जो है वो आधुनिक काल माना गया है। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रंथकार है जैसे कि रोग रत्नाकर है, भाव प्रकाश जी है, भेषज रत्नावली है, रसतंत्र सार है, और ये जो बृहद योग तरंगिणी जो है, इन सब में जो है भेषज कल्पना का वर्णन है। तो यही बताया गया है भेषज कल्पना के इतिहास में कि हमको कहाँ कहाँ भेषज कल्पना की फाइंडिंग्स मिलती है। तो जैसे पहले वैदिक काल में पता चला कि भाई सोम रोग था, मतलब सोम रस का निर्माण किया गया था। तो सोम रस का वर्णन और कहीं नहीं गया है। रस मतलब हम भेषज कल्पना में स्वरस से लेते हैं। तो उस टाइम भी हो सकता है भेषज कल्पना का मतलब इस टाइप से वर्णन हो, लाइक जैसे चोट या घाव होती है तो उस पे हम लोग पहले के जमाने में लोग चटनी लगाते थे, लाइक कल्क का प्रयोग करते थे। तो उस टाइम पे भी भेषज कल्पना की फाइंडिंग्स इस तरीके से हमको मिल रही थी। उसके बाद संहिता काल बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि चरक सुश्रुत और काश्यप ने कितनी कल्पनाएं मानी है वो इंपॉर्टेंट है। चरक ने 5, सुश्रुत ने 6 और काश्यप ने 7 मानी है। उसके बाद मध्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट था, फिर शारंगधर संहिता में किसका वर्णन है, अनाधुनिक काल। तो ये आपको अगर भेषज कल्पना आती है, सॉरी, जो क्वेश्चन आता है रसशास्त्र का इतिहास और भेषज कल्पना का इतिहास लिखो, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, सफिशिएंट है ये। उसके बाद में आता है भेषज कल्पना, सॉरी, रस शास्त्र का क्रमिक विकास। ये मतलब एक और पॉइंट लिख सकते हो आप लोग भेषज कल्पना के इतिहास में, भारतीय आयुर्वेद योग संग्रह। इसमें क्या बताया गया है, जितने भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, मतलब आपको चूर्ण कैसे बनाना है, लाइक अदरक चूर्ण, शुंठी का चूर्ण कैसे बनाना है, त्रिफला चूर्ण कैसे बनाना है, अदरक सोरस कैसे बनाना है, जिसको हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, AFI। तो इस आधुनिक काल में भेषज कल्पना कहाँ मिलती है? तो भेषज कल्पना के लिए ये ग्रंथ बना दिए गए हैं। दूसरा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ये ग्रंथ है, ये दोनों भाषाओं में प्राप्त होते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों। इसमें कल्पनाओं के अनुसार योगों का वर्णन है। कल्पनाओं के अनुसार योगों का वर्णन है, मतलब कल्पना जैसे कि स्वरस कल्पना है, तो स्वरस कल्पना के क्या क्या योग बन सकते हैं, कि कौन कौन से स्वरस हम लोग दे सकते हैं, क्वात कल्पना है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इसमें बता सकते हैं जो आयुर्वेद में जो भी भेषज कल्पना का जो इतिहास था, तो ये पॉइंट है। उसके बाद में आता है रस शास्त्र का क्रमिक विकास। ठीक है, मतलब आपने सिलेबस में एक पॉइंट दिया है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र। तो ये है रस शास्त्र का क्रमिक विकास। और पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, जो रस शास्त्र और भेषज कल्पना की मैंने पढ़ा दी आपको। सेकेंड, हमने रस शास्त्र का इतिहास और भेषज कल्पना का इतिहास पढ़ा। थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन आप लोग जो टर्म है, जैसे कुछ कुछ टर्म मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो आप टर्म है वो पकड़ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। आई नो ये जो इतिहास है इसका वो बोरिंग है, बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें से कुछ MCQs भी पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग एक बार रीड करोगे तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा याद करने का कोशिश करो। जो मैंने मेन बताया है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है रस शास्त्र का क्रमिक विकास। ये हम आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाकी का, या फिर ओके हम लोग कल ही कंटिन्यू करेंगे। आपके बस फर्स्ट सिलेबस का पॉइंट खत्म ही होने वाला है, इसमें बस 2-3 टॉपिक ही और है। एक तो रस शास्त्र का क्रमिक विकास है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ये आप ये भी थोड़ा-सा लेंदी है, बट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर रोज़-रोज़ थोड़ा भी रिवाइज़ कर लोगे तो ये याद हो जाएगा आप लोगों को। और अगर आपको 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको मिनिमम 3 से 4 पेज कवर करने हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये नोट्स लिखे हैं कि आपको 10 नंबर का भी क्वेश्चन कवर हो और 5 नंबर का भी इसमें क्वेश्चन कवर हो जाए। और ये तो क्रमिक विकास है पूरा। इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, केवल वही पढ़ने हैं, जिसको पूरा याद हो सके वेल एंड गुड, और जिसको नहीं हो सकता है तो वो मैं पॉइंट्स बताऊँगी, केवल वही आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपके सिलेबस में दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ रसशास्त्र, मतलब रसशास्त्र का महत्व क्या है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मेन है रसशाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ये भी हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, सो हम कल कंटिन्यू करते हैं।